बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर नंबर 16 क्लास 12 का हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया है। इसमें आप लोगों को पता है कि जैसे कि हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हमने जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच जब केमिस्ट्री में पढ़ी थी, हमने कहा था कि जो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाते हैं। और जितने भी हाइड्रोकार्बन के अलावा जो कंपाउंड है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक के अंदर स्टडी किए जाते हैं। जैसे कि ट्रांजिशन मेटल्स वगैरह हो गए, ये इनऑर्गेनिक के अंदर स्टडी किए जाते हैं। और हाइड्रोकार्बन वगैरह हो गए, ये स्टडी किए जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे कि CH4 मीथेन हो गया, इसके बाद ये अल्केन कंपाउंड है। इसी तरीके से अल्कीन होगी, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है। इसी तरीके से अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फिर हमने साइक्लोअल्केन्स पढ़े थे, जिसमें रिंग्स वगैरह भी आ जाती हैं, जैसे बेंजीन रिंग आ गई। फिर इनमें डबल बॉन्ड वगैरह हो गए। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके डेरिवेटिव्स हैं। तो इसमें हमने मुख्तलिफ इनकी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। तो सब्सटीट्यूशन ऑफ RH बाय X प्रोवाइड द अल्काइल हैलाइड। जैसे कि सब्सटीट्यूशन तो ये होता है कि यानी रिप्लेसमेंट हो जाती है। फर्ज करें अगर इधर RH है, कोई भी कंपाउंड है, ये X फर्ज कर लें कोई भी है, उसके अंदर हमने किसी भी एक इधर और मेटल है Y, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो इधर X को रिप्लेस करके Y इसकी जगह पर आ जाए, इसको बेसिकली कहा जाता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यानी इसकी जगह पर सब्सटीट्यूट हो जाता है, X इधर से रिप्लेस हो जाएगा और X Y इसकी जगह पर X की जगह पर आकर जुड़ जाते हैं। तो इसको कहा जाता है बेसिकली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह प्लेस पर आ जाए, उससे सब्सटीट्यूट कर दे, उससे रिप्लेस कर दे, इससे कहा जाता है रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन ऑफ RH बाय X प्रोवाइड द अल्काइल हैलाइड। अब वो कह रहे हैं अगर RH बाय द X, उन्होंने एग्जांपल दिया, अगर कोई भी अल्केन हो, ये बेसिकली RH प्लस X ये अल्काइल हैलाइड है। ये X जो होता है ये बेसिकली हैलोजन होते हैं, जिसमें फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, आयोडीन वगैरह आ जाते हैं, ये हैलोजन है। और वो कह रहे हैं कि अगर ये CH3, आप लोगों को पता है अल्काइल को भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, जो सारों से सिंपल अल्काइल है। अल्काइल होता है जो अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो ये वाला तो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये पूरी एक साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये मीथेन बनी हुई है। अगर R की जगह दूसरे 2 कार्बन भी हो सकते हैं तो दरी बात है, फिर उसे इथेन कह देंगे। 3 कार्बन भी हो सकते हैं, तो इस जगह पे यानी अल्केन हमने पुट करनी है। अब होगा ये कि हमने फर्ज करना है ये कोई भी हेलोजन लिया हुआ है, जैसे कि इस जगह पर क्लोरीन वो कह देते हैं, क्लोरीन लिया हुआ है, तो क्या होगा, हेलोजन इसकी जगह पर आ जाएगा तो CH3 और साथ एक क्लोरीन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। और ये अल्काइल हैलाइड जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किए जाते हैं, बाकायदा इनका पूरे चैप्टर भी आगे हमने इंशाल्लाह स्टडी करना है। तो ये अल्काइल हैलाइड एक और फंक्शनल ग्रुप है, वो बन जाता है हेलोजन, इसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस करा दी। और ये एक और भी तरीका है जिसे हम कह सकते हैं, जैसे कि CH4 आप लोगों को पता है कि नॉन पोलर होती है, क्योंकि कार्बन की जो पोलैरिटी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से ये पोलर है, नॉन पोलर है ये, क्योंकि इधर पोलैरिटी कोई क्रिएट नहीं हुई, तो ये नॉन पोलर, डायपोल मूवमेंट भी 0 है। उसके बाद ये CH4 नॉन पोलर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। उसको ये भी सवाल आ सकता है कि हम नॉन पोलर को पोलर के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये साफ पता जा रहा है, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम था, ये नॉन पोलर थी। अब हमने हेलोजन डालकर इसको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए, ये अल्काइल हैलाइड बन गया और ये अब पोलर हो चुका है। और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16 यानी ज़्यादा ही होती है कार्बन से, कार्बन की 2.5 होती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन इस पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्ड पेयर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसके क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक और बन गया, तो ये सब्सटीट्यूशन हो गई है। और बाकी ये जो X है, और इसी तरीके से अगर हम ये X2 डाल दें, तो एक X हमने इधर डाला, फर्ज करो इसी के साथ अगर हम X2 डाला तो X2, क्योंकि ये क्लोरीन बेसिकली X2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्लोरीन जो होती है, और इसी तरीके से ब्रोमीन भी Br2 की फॉर्म में मोस्टली एग्जिस्ट करती है। तो एक X2 आएगा, वो तो अल्काइल हैलाइड एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इस क्लोरीन के साथ आ जाएगा। और दूसरा जैसे कि फर्ज करो इधर 2 Cl लिख देते हैं, तो एक HCl अलग भी निकल जाएगा, उसको हम नीचे लिख सकते हैं HCl। ये वाला Cl बस अलग सेपरेट हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो एक Cl है वो उसके साथ हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पर आकर जुड़ गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। तो ये जो इसी तरीके से मुख्तलिफ रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं। मैकेनिज्म ये होता है किस प्रोसेस के थ्रू किसने, यानी कौन न्यूक्लियोफाइल है, किसने अटैक वगैरह किया, पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म
वगैरह डिस्कस करना होता है। तो उसमें फिर ये कि जब इसके मुख्तलिफ रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े जाएँ तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से मिथाइल क्लोराइड बनी है। ये तो नहीं होगा कि इसमें हाइड्रोजन ने अटैक किया या क्लोरीन ने किया, कौन इलेक्ट्रोफाइल था, कौन न्यूक्लियोफाइल था, किसने। तो ये सारी चीज़ें रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस की जाती हैं। तो उस में केस में क्योंकि इसमें रेडिकल बन जाता है, क्योंकि क्लोरीन का रेडिकल बन जाते हैं, Cl2 टूटती है और क्लोरीन रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर ये वाले इसकी एग्जांपल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर आ जाती है। अल्केन RH रिएक्टिविटी ऑर्डर इज टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी मिथाइल। वो कह रहे हैं कि जो अल्केन की RH की रिएक्टिविटी है वो टर्शरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अब ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेबिलिटी होती है और एक रिएक्टिविटी होती है। स्टेबिलिटी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी के, यानी जिस चीज़ की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो उतना कम स्टेबल होगा। रिएक्टिविटी अगर रिएक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो स्टेबल होगा, उसे रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, तो उसकी ऑटोमेटिकली रिएक्टिविटी कम होगी। जो चीज़ स्टेबल होती है उसे रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती। जो चीज़ स्टेबल नहीं होती वो, क्योंकि हर चीज़ नेचर का ये रूल है कि हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करती है, तो जो चीज़ अनस्टेबल होगी वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फिर रिएक्शन करेगी, रिएक्टिविटी करेगी ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो जो चीज़ स्टेबल होगी वो रिएक्टिविटी उसकी कम होगी, और जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अच्छा, इसी तरीके से अब उन्होंने एक रूल बताया है कि जो टर्शरी है वो ग्रेटर है सेकेंडरी से, वो ग्रेटर है प्राइमरी से, और वो ग्रेटर है मिथाइल से, यानी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन रेडिकल्स, रिएक्टिविटी ऑफ RH रिएक्टिविटी ऑर्डर, RH की रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर है। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं CH3 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 ये हो गया, ये टर्शरी है। उसके बाद अगर इसकी बात की जाए CH3 H CH3 ये H, ये अब सेकेंडरी आ गए, ये टर्शरी कार्बन है ये वाली जो है, क्योंकि इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 3, इसलिए इसको टर्शरी कार्बन कहा जाता है। और इन्होंने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की रिएक्टिविटी डिस्कस की कि इसमें ये वाला जो होगा ये हाईली रिएक्टिव होगा। वो मैं वजह बताता हूँ इसके क्यों। पहले आप ये देखने, ये वाला टर्शरी है 3, ये वाला सेकेंडरी है क्योंकि 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब इससे नीचे आ जाओ तो एक CH3 एक अगर जुड़ा हो, बाकी 3 जगह हाइड्रोजन हो, ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि इसके साथ सिर्फ 1 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बन। अब इधर सारे CH3 हो, ये मिथाइल हो गया, इसके साथ जब ये होगा तो ये प्राइमरी मिथाइल हो गया। अब वो कह रहे हैं कि सारों के साथ अगर इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो वो कह रहे हैं कि ये CH3 क्लोरीन ये जल्दी बनेगा, ये वाली चीज़, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और इसकी रिएक्टिविटी की वजह क्या है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। अब वो कह रहे हैं अगर इसका भी रिएक्शन करवाया जाए, इसका भी करवाया जाए, इसका भी और इसका भी, तो जो टर्शरी कार्बन वाला हाइड्रोजन है, अब ये वाली टर्शरी कार्बन है, इसके साथ जो एक हाइड्रोजन है 3 कार्बन में, तो ये ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होगा। उसकी वजह ये है कि जब ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो ये इस जगह पर ये कार्बोकैट आइन बन जाएगा, CH3 तो ये वाला जो कार्बोकैट आइन होता है ये मोस्ट स्टेबल होता है। अब 2 चीजें ध्यान में रखना, एक रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इस साइड से मैंने कहा है कि जो चीज रिएक्टिव ज्यादा होगी, एक बात साइड में मैंने बात की है कि जो चीज रिएक्टिव ज्यादा होगी वो स्टेबल कम होगी। और इस साइड से तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखो, ये मोस्ट रिएक्टिव है ये वाला जो है, और ये कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है, तो ये अलग अलग चीजें, मोस्ट स्टेबल मोस्ट रिएक्टिव। जब मैंने स्टेबल की बात की तो मैंने ये बोला है कि ये जो कार्बोकैटायन है, कार्बन का जो आइन है, ये वाला जो आइन बना कार्बोकैटायन जिसे कहा जाता है कार्बोकैटायन, ये टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। और जब मैंने रिएक्टिव की बात की तो मैंने एक टर्शरी कार्बोकैटायन की नहीं की, मैंने ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात की है कि ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन कर जाएगा, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर गए।
अब यही वो चीज़ बताने जा रहे हैं कि ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड रिएक्शन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, इधर से हाइड्रोजन टूट जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये कार्बोकैटायन बन गया, तो हाइड्रोजन इधर से निकल चुके हैं और कार्बन के पास कार्बोकैटायन ये बन गया और हाइड्रोजन इधर से निकल चुका है, हाइड्रोजन इधर मौजूद नहीं रहा। तो अब ये वाला जो कार्बन था, ये ऐसी कार्बन, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव था, इसने हाइड्रोजन निकाल दिया और ये क्योंकि ये पूरी जो थी ये फिर स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर गया, क्योंकि ये वाली जो चीज है ये पीछे स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी की तरफ इसने मूव कर दी, ये कार्बन कैटायन है। इसलिए इसने बोला है कि ये वाला जो टर्शरी कार्बोकैटायन है ये ज्यादा स्टेबल है। और उधर उसने जो बात की है वो रिएक्टिविटी की है कि जो टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन का, वो ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो रिएक्शन करेगा फिर वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाएगा और ये मिथाइल क्लोराइड फिर जल्दी बन जाता है। उसके बाद टर्शरी सेकेंडरी कार्बोकैटायन की जब बात होगी तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है टर्शरी कार्बोकैटायन। ये बात हो रही है रिएक्टिविटी, कार्बन हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी की, कि ये ज्यादा स्टेबल है कार्बन हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी। टर्शरी वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है, वो रिएक्टिव है क्योंकि ये फौरन रिएक्शन कर जाएगा। इसी तरीके से अगर स्टेबिलिटी की बात होती है तो ये ज्यादा स्टेबल है कार्बोकैटायन। इसी तरीके से फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन ये भी ज्यादा स्टेबल है, ये टर्शरी कार्बोकैटायन हो गया। इसी तरीके से जब प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन फिर उससे कम स्टेबल है। इधर हाइड्रोजन आ गया CH3, ये अब टर्शरी कार्बोकैटायन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, 2 कार्बन लगे हैं। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है और ये फिर मिथाइल से ज्यादा स्टेबल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये आपको समझ आ गई होगी। तो ओके, ये वाली स्टेबिलिटी और कार्बोकैटायन का आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी। तो एफ फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से। उसके बाद क्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से और ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से। ओनली क्लोरीन एंड, अच्छा इसी से हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी से एक सवाल बनकर आता है, जिस तरह ये आप लोगों ने स्टेबिलिटी वगैरह डिस्कस कर ली, रिएक्टिविटी देख ली। तो ये बेसिकली इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये कार्बोकैटायन हो गए, कार्बेनाइंस हो गए, ये इंटरमीडिएट्स जो होते हैं रिएक्शन के दौरान बनते हैं, उनके अंदर ये स्टडी किए जाते हैं। अब जहाँ तक बात है फ्लोरीन की रिएक्टिविटी की, हाइड्रोजन की, तो फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से, ब्रोमीन से। इसी तरीके से MCQ पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत MCQs है, ये अक्सर बन के आ जाते हैं कि H कौन सा बेहतरीन एसिड है। तो आप लोगों को पता है कि फ्लोरीन क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो H के साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तो ये टूटेगा ही नहीं। H पॉजिटिव वगैरह के अंदर बहुत मुश्किल से टूटते हैं, तो ये HCl है ये तो टूट जाएगा H पॉजिटिव और Cl में। इसी तरीके से फिर HBr भी टूट जाता है H पॉजिटिव में और Br नेगेटिव में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें से जो सारों से स्ट्रॉन्ग एसिड है वो HI जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड। सवाल ये पूछा जाता है विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड ये वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। जब हाइड्रोजन बनता है तो आप लोगों को पता है कि अर्नियस, लिविस और ये ब्रांसस्टेड और लिविस के मुताबिक जो एक था, उन्होंने एसिड में उसने यही बोला था कि जिसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाए, यानी अर्नियस ने आई थिंक ये कहा था कि हाइड्रोजन इसमें जिसमें बनता है वो होता है एसिड होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ब्रोक हो रहा है और हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस कर, आयोडीन नेगेटिव आइन प्रोड्यूस कर। HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए ये टूटता नहीं है जल्दी। तो ये एसिड इधर ही बात है, जब H पॉजिटिव नहीं प्रोड्यूस करेगा तो ये उस हिसाब से एसिड अच्छा एसिड नहीं है, लेकिन H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयोडाइड गुड एसिड होता है क्योंकि ये बॉन्ड थोड़ा वीक होता है तो ये जल्दी वो टूट जाता है। ओनली क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन आर यूज फॉर इन द लेबोरेटरी, यानी लेबोरेटरी के अंदर इंडस्ट्री में जो काम हो रहा होता है वो तो लार्ज स्केल के अंदर हो रहे होते हैं, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर का थोड़ी थोड़ी मिकदार में काम हो रहे होते हैं, यानी कंसनट्रेशन वगैरह या कोई मिलीलीटर में या टेस्ट ट्यूब्स वगैरह के अंदर हो रहे होते हैं। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन वगैरह कराई जाती है एल्केन्स वगैरह की।
रिएक्शन प्रोसीड भी है रेडिकल चेन मैकेनिज्म, और रिएक्शन जो होता है रेडिकल चेन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होता है। अब इन्होंने आगे फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म दिया हुआ है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आगे अभी पढ़ते हैं। इसमें 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। तो सारों से पहले उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर ये ब्रोमीन है और मिथाइल रेडिकल, पहले तो इन्होंने ये बनाई हुई है ब्रोमीन और CH3, ये ब्रोमीन नेगेटिव है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है। जैसे ये प्राइमरी ये मिथाइल कार्बोकैटाइन है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये कैटाइन है, ये सारी बात है इसके साथ जाके जुड़ जाएगा और ये मिथाइल रेडिकल क्रिएट हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा ये। उसके बाद वो कहता है कि अगर ब्रोमीन का एक रेडिकल हो, यानी फर्ज करो मैं एक और आप लोगों को डायग्राम इधर बना देता हूँ, यानी ब्रोमीन सारों से पहले जो रिएक्शन चलता है वो क्या होता है कि ब्रोमीन जो होता है वो टूट जाता है। ब्रोमीन वैसे एग्जिस्ट करता है Br2 की फॉर्म में, क्लोरीन एग्जिस्ट करता है Cl2 की फॉर्म में, हैलोजेंस वगैरह जो होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन भी हमने पढ़ा था N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन भी O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ब्रोमीन ये फ्री रेडिकल के अंदर टूट जाता है, ब्रोमीन रेडिकल के अंदर ये Hb रेज प्रोड्यूस की इसके ऊपर पड़ती हैं, तो ये ब्रोमीन रेडिकल के अंदर और ब्रोमीन रेडिकल के अंदर टूट जाते हैं। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि मिथाइल रेडिकल दो आपस में एक ब्रोमीन रेडिकल जो है वो मीथेन के साथ जुड़ता है। पहला स्टेप ये वाला था कि ब्रोमीन रेडिकल के ब्रोमीन मॉलिक्यूल के ऊपर एक Hb रेज है, वो उसने उसे तोड़कर और ब्रोमीन रेडिकल के अंदर क्रिएट कर दिया, इसे कहा जाता है इनिशिएशन। जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसीलिए होता है, इसी तरीके से ये मुख्तलिफ जो एजिंग का प्रोसेस होता है वो भी इसी तरीके से होता है, यानी कि फ्री रेडिकल जब किसी बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाता है तो इतनी इनकी रिएक्शन फास्ट होती है कि जब बनते जाते हैं ये रिएक्शन वगैरह स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और बहुत रिएक्शन रुकता ही नहीं है, रिएक्शन चलता रहता है। अब ये एक रेडिकल बन गया, उसके बाद क्या होगा, ये वाला ब्रोमीन रेडिकल, इसका दूसरा रिएक्शन है ब्रोमीन रेडिकल मिथाइल के ऊपर अटैक करेगा, ये मीथेन के ऊपर। अब ये मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, अब क्या होगा, इधर से HBr निकल जाएगा, HBr, और एक मिथाइल रेडिकल और क्रिएट, अब एक और मिथाइल रेडिकल क्रिएट हो गया, ये मिथाइल रेडिकल क्रिएट हो गया। इनिशिएशन पहला था इनिशिएशन, ये है प्रोपोगेशन, अब इधर से प्रोपोगेशन शुरू हो गया, दूसरा स्टेप। ब्रोमीन रेडिकल ने इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और HBr बन गया, और इधर कार्बन के ऊपर एक रेडिकल, यानी अगर इसको मैं खोल के लिखूं तो ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो इधर से बॉन्ड टूट के इधर जाता है और एक बॉन्ड टूट के इधर जाता है, यानी अगर एक फुल एरो जा रहा है उसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन जब एक बॉन्ड टूट के एक इधर जा रहा होता है एक इधर, इसे कहा जाता है हाफ एरो। इसका ये मतलब होता है कि अब ये ब्रोमीन का फर्ज करें मॉलिक्यूल है Br2, तो इसमें एक रेडिकल बॉन्ड टूट के इधर गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बॉन्ड टूट के इधर है, एक ब्रोमीन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ब्रोमीन और हाइड्रोजन का जब इधर से बने तो HBr बन गए, और दूसरी साइड पर अगर मैं इधर लिख दूं ब्रोमीन ने जब रेडिकल है और इस साइड पर CH और इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, ये बॉन्ड टूट के इधर गया, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर गया और ये वाला एक बॉन्ड टूट के इधर गया। अब ब्रोमीन ने और इस हाइड्रोजन ने मिलकर एक बॉन्ड HBr बना लिया और कार्बन के ऊपर एक रेडिकल क्रिएट हो गया, ये मिथाइल रेडिकल बन गया। ये दूसरा स्टेप जो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोपगेशन। अब जब टर्मिनेशन होगी तो टर्मिनेशन में 2 चीजें, एक तो अच्छा पहले तो एक क्या होगा टर्मिनेशन में, अब जो तीसरा स्टेप है उसमें ये होगा कि ये जो ब्रोमीन रेडिकल बने और एक ये जो मिथाइल रेडिकल बने, ये आपस में मिल जाएंगे, CH3 रेडिकल और एक ब्रोमीन रेडिकल, ये आपस में इस तरीके से बॉन्ड बना के मिथाइल रेडिकल कर देंगे और ये हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन बन गई है ब्रोमीन। अब ब्रोमीन की जगह क्लोरीन भी हो सकता है, तो ये ब्रोमीन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। और दूसरे टर्मिनेशन में 2 स्टेप और भी हो सकते हैं कि या तो फिर दूसरा ये तब रिएक्शन हो जाएगा कि ब्रोमीन के साथ दोबारा मिल जाए, वो आपस में बॉन्ड Br2 बन जाएगा, या तो फिर एक और तरीका कि मिथाइल रेडिकल आपस में दोबारा मिल जाए, ये मिथाइल रेडिकल है, ये मिथाइल रेडिकल है, ये आपस में मिल जाए, तो तब भी ये टर्मिनेशन हो जाती है। टर्मिनेशन का मतलब रिएक्शन रुक जाता है, ये रिएक्शन खत्म हो जाता है।
एक तो ये चीज़ हमारे पास बन गई जो मेन चीज़ है मिथाइल रेडिकल यानी अल्काइल हैलाइड एक और फंक्शनल ग्रुप। अब दो चीज़ें आ सकती हैं कि एक ये पूछा जा सकता है कि अल्काइल हैलाइड का जो बनना है वो किस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है, तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं। दूसरी बात वो ये कह सकता है कि आप एक अल्केन से यानी मीथेन से आप अल्केन बनाएं, यानी इन ये क्वेश्चन आ सकता है मीथेन से इथेन बनाएं, ये आ सकता है एक कार्बन और इंट्रोड्यूस करवा दें, यानी एक कार्बन ऐसा कोई रिएक्शन बताएं जिसमें हम कार्बन का जो नंबर है वो इंक्रीज कर सके, या चेन राइट रिएक्शन विद चेन लेंथन यानी जिसमें चेन इलोंगेशन हो जाती है, चेन लेंथन हो जाती है, उसमें भी हम ये लिख सकते हैं कि ये दो मिथाइल रेडिकल आपस में जब मिलेंगे तो ये अल्केन बनेंगे। इस प्रोसेस के थ्रू ये बन सकती है। उसके बाद आगे आ जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये मैं पिछले वीडियोस में भी मुख्तलिफ लेक्चर्स के दौरान ये बात आती है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। इस अब इधर जब हमने पढ़ना तो हम सिर्फ पहले तो हम मुख्तलिफ पढ़ते हैं, अब हमने सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि पढ़ रहे हैं तो कार्बन हाइड्रोजन में डिस्कस करेंगे। पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दो चीज़ें आ जाती हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +2 से कोई चीज़ +3 पे चली जाती है, 0 से +1 में चली जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट का वजह या इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, तभी हम लिखते हैं। अब ये पहले +2 था यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यानी फर्ज करो हम कह देते हैं कि कोई भी एलिमेंट है जैसे उसके ऊपर +2 का चार्ज है, जैसे ट्रांजिशन मेटल्स ले लें, क्रोमियम +2 कह लें, क्रोमियम +2 है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन जब और लूज किया तो क्रोमियम +3 बन गए। तो इस तरीके से दूसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद इंक्रीज इन गेन ऑफ ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक ऐड हो जाए, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन निकल जाए, तो ये चारों चीजें ऑक्सीडेशन में आ जाती है। अब ये रिडक्शन ऐसी कन्वर्ट है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें डिक्रीज इन रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +2 से कोई चीज +1 में चली गई, या इसी तरीके से 0 से -2 में चली गई। गेन इसमें क्या, इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो उसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो ये सारी चीजें रिडक्शन में आ जाती हैं। अब एक तो ये चीज हो रही है। अब जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोकेमिकल और बैटरीज वगैरह होती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गर्मैनिक सेल वगैरह, उसमें भी ये चीज काम चल रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है मुख्तलिफ कंपाउंड्स की। उसके बाद एक तो ये चीज थी। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो खुद जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए, खास तौर पे इसी तरीके से ये रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, ये K2Cr2O7। और इसको याद रखने के आसान तरीके क्या हैं, ये मुख्तलिफ जो हैं कि इसी तरीके से ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं मुख्तलिफ। और इसी तरीके से लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड हो गया कि MnO4 आ गया। अच्छा, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे। और साफ पता जा रहा होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर ज्यादातर आप जितने भी देखोगे ऑक्सीजन मौजूद होगा लाजमी। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड KMnO4 में 4 ऑक्सीजन, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में 4 ऑक्सीजन, K2Cr2O7 में 7 ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास का मतलब है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। दूसरों को ऑक्सीडाइज क्या कर देता है, वैसी वैसे कि ये ऑक्सीजन जो इसके पास मौजूद है ये दूसरों को दे देता है। जब दूसरों के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो दूसरे क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस कर देता है, और इसमें मोस्टली हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है, अब ये लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड 4 हाइड्रोजन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाता है, जो दूसरों को रिड्यूस कर दे, दूसरों के अंदर क्या करता है, हाइड्रोजन ऐड करवा देता है। और क्या होता है, जब दूसरा हाइड्रोजन को गेन कर लेता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। इधर ही बात है, इसके ऊपर हाइड्रोजन की एक्सेस है, ये दूसरों को हाइड्रोजन दे देता है और अगला जब हाइड्रोजन ले लेता है, गेन कर लेता है हाइड्रोजन, तो वो वाला कंपाउंड अगला रिड्यूस हो जाता है। तो ये तो ऑक्सीडेशन एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट था। जब ये दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन लिख देते हैं। रेडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीजन का वो आ जाता है, रेडॉक्स में रिडक्शन और रिडक्शन आ जाती है, ये ऑक्स से ये ऑक्सीडेशन आ जाती है।
अच्छा, अब आगे आ जाते हैं अल्कीन्स, और अल्कीन्स का कुछ नोमेनक्लेचर आ जाता है। ये अब हटा देते हैं। अल्कीन मैंने आप लोगों को पहले भी जैसे कि बताया था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है उसमें अल्कीन्स, उन्हें अल्कीन्स कहा जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। इसी तरीके से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो इन्हें अल्काइंस कहा जाता है। तो अब फिलहाल हम पढ़ने लगे अल्कीन्स। तो द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द डबल बॉन्ड सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन, एन इज रिप्लेस बाय इन। अच्छा, तो ये वही चीज़ है जैसे हमने अल्केन का नोमेनक्लेचर में पढ़ा था, अल्कीन भी उसी से मिलता जुलता ही है। अल्कीन जब जिसको अल्केन के नोमेनक्लेचर समझ आ जाता है, अल्कीन की भी आ जाती है। बेसिक रूल सारों का सेम होता है कि सारों से पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें डबल बॉन्ड हो। अब फर्ज करें कि एक लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें कार्बन, उन्होंने एग्जाम्पल दी, कार्बन 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 डबल बॉन्ड विद कार्बन, और एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। अब देखा जाए तो 1 2 3 4, अगर सीधे जाते हैं तो 4 कार्बन है, और लेकिन अगर 1 2 3 4 5 इसमें जाए तो लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है। पहला रूल क्या होता है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लेकिन जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद आ जाते हैं तो वो अल्कीन बन जाती है। उसमें फिर हमने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट जिसमें अल्कीन मौजूद हो। तो अब इसमें हम 2 कार्बन चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये भी कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक इसी को मैं दोबारा कंपाउंड को लिखता हूँ, अल्कीन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन। अब इसमें हमने लॉन्गेस्ट चेन वो वाली सिलेक्ट करनी है जिसमें अल्कीन मौजूद हो, डबल बॉन्ड मौजूद हो। अब इसे लॉन्गेस्ट चेन यही सिलेक्ट हो सकती है ये वाली, इसमें 4 कार्बन मौजूद है। अब देखा जाए तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी, जिसमें दूसरी बार जो है नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी जिधर कार्बन डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, एक जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, 1 2 3 4। अब इसमें दूसरा ये भी बन सकती है, ये भी लॉन्ग एक चेन बन रही है, 1 2 3 4। इसका अगर नाम लिखें तो क्या होता है, 2 पे इथाइल ग्रुप है, 2 इथाइल, 2 इथाइल, 2 इथाइल और ब्यूटीन। और अगर इसको देखा जाए तो इस पे 2 इथाइल ब्यूटीन, इसका भी नाम यही बन रहा है, 2 इथाइल, 2 पे इथाइल है, और ये क्या है, ब्यूटीन। तो इसमें अगर पहले भी कार्बन है डबल बॉन्ड, अगर पहले भी है तो फिर ब्यूटीन, सिंपल ब्यूटीन, बट 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर फर्ज करो, अगर यही डबल बॉन्ड फर्ज करो, अगर मैं इधर लिख देता हूँ डबल 2 पे हो, तो फिर इसमें आप लोग लिख सकते हो कि इधर फर्ज करो कोई आ जाता है, एक इथाइल ग्रुप लगा, मिथाइल ग्रुप लगा, CH3, तो आप लिख सकते हो इधर से आप लोगों ने देनी है नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो आपने लिखना है 4 मिथाइल बट 2 इन, बट 2 इन। इसमें आप लोग पेंट 2 इन, PENT, पेंट 2 इन। 4 क्योंकि चौथे पे सारों से पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो। फिर आप लोगों ने 4 के ऊपर मिथाइल लगाना है, क्योंकि 4 के ऊपर मिथाइल है चौथे कार्बन के ऊपर। फिर आपने क्योंकि ये 5 कार्बन वाले है तो आपने लिखना है पेंट, और डबल बॉन्ड क्योंकि दूसरे कार्बन में मौजूद है तो लिखना है पेंट 2 इन। ये बेसिक रूल है। उसके बाद वो कहते हैं द लोअर नंबर ऑफ कार्बन प्लेस बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट अल्कीन, 2 इन। अच्छा, उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय सफिक्स डाई इन फॉर द 2, डाई इन फॉर द 3। अगर इसी तरीके से फर्ज करो, अगर वो कहते हैं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, एक इधर एक डबल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड मौजूद है, फिर एक डबल बॉन्ड, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लिख सकते हो 2 कॉमा, जैसे आप ये भी मैंने आप लोगों को पहले बात कही थी, जब 2 नंबर आते हैं तो आप लोगों ने कॉमा डालना होता है। जब इसके साथ आप अगला कोई अल्फाबेट वाला लिखते हो तो 2 इथाइल आपने दरमियान में ये डैश डालनी है हल्की सी छोटी सी। फिर अगर आपने 2 इस तरह लिखना है जैसे मिथाइल, और आगे फिर इथाइल लिखना है, मिथाइल और पेंट लिखना है, तो फिर आप लोगों ने स्पेस देनी है दोनों के दरमियान, मिथाइल और पेंट। तो 2-3 चीजें, एक अगर आपने नंबर लिखने तो आप लोगों ने कॉमन लिखना क्योंकि ये एक ही जैसे। अगर आपने नंबर और अल्फाबेट कोई लिखने तो आपने दरमियान में डैश देनी है, और अगर 2 अल्फाबेट लिखने तो आप लोगों ने दरमियान में स्पेस देनी है। उसके बाद अब इसको है तो 2 4 और 6, 2 4 और 6 ट्राई इन, 2 4 6 ऑक्टा ट्राई इन, ऑक्ट्राई इन, ऑक्टा ट्राई इन, इसका ये नाम बनता है, या 2 4 6 ऑक्टा ट्राई इन। उसके बाद आगे आ जाती है रिलेटिव स्टेबिलिटी।
देयर आर थ्री फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अल्कीन स्टेबिलिटी, यानी जैसे वही बात मैंने आप लोगों को अल्कीन रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी की बात बताई थी। अभी जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है वो उतना कम रिएक्टिव होती है, और जो कम स्टेबल होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ताकि वो स्टेबिलिटी हासिल करने की कोशिश करती है। देयर आर थ्री फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द अल्कीन स्टेबिलिटी, वो कहता है कि 3 किस्म के फैक्टर हैं जो कि अल्कीन की स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन, more highly alkylated alkenes are more stable, so the stability of alkene decreases in the following order: tetra, tri, di, mono. Tetra is more stable than tri, is more stable than di, then mono. Stability of alkene decreases then more highly alkylated alkenes, वो कह रहे हैं जिसकी अल्काइलेशन ज़्यादा हो, अल्काइलेशन यानी इसके साथ भी आर ग्रुप, अल्काल ग्रुप, आर ग्रुप, जिसकी अल्काइलेशन ज़्यादा हो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है ये मैं आप लोगों को बताने लगूँ कि अब ये अगर एक ये है और एक कंपाउंड ये है, इधर सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक कंपाउंड ये, और इधर एक CH3 मौजूद है, और इधर इस साइड पे भी एक CH3 मौजूद है, H और H, इधर CH3 CH3 CH3। तो वो कहते हैं कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, जिससे टेट्रा अल्काइलेटेड जो होता है ये, इसके साथ तो सारी बात दो ही बॉन्ड होंगे, दो। तो वो कहते हैं ये जो टेट्रा अल्काइलेटेड है, ये जो टेट्रा है जिसके साथ 4 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, उसके बाद जो ट्राई है जिसके साथ ये कर लो, उसके बाद वो कहता है कि डाई है जिसके साथ 2 ग्रुप जुड़े हों, उसके बाद कहता है कि मोनो है जिसके साथ एक अल्काइल ग्रुप सिर्फ मौजूद हो, CH3। तो ये समझ आप लोगों को खुद ही आ जाएगी। अगर ये तो मैंने आप लोगों को लिखा टेट्रा, ये टेट्रा है, ये ट्राई है, ये डाई है, ये मोनो है। वो कहता है कि ये वाला जो है ये ज्यादा स्टेबल है, ये क्यों रिएक्शन कम करता है, यानी ये स्टेबल ऐसे रिएक्शन करने की ज्यादातर जरूरत नहीं होती, ये कम रिएक्टिव है। अगर कोई चीज आती है और वो रिएक्शन करना चाहती है तो वो सारा ज्यादा इसके ऊपर रिएक्शन करेगी। ये आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा अगर मैं इसको खोल के लिखूं। इसको मैं CH3 को खोल के लिखता हूँ, ये देखें 1 2 3, ये CH3 को, R को मैंने खोल के लिखा है CH3, इसको खोल के लिखो तो CH3, इसको अगर मैं खोल के लिखता हूँ तो CH3। और ये आप लोगों को अगर इसको देखो और इसको देखो तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है अगर कोई चीज आती है रिएक्शन करने के लिए फर्ज के साथ, तो वो फर्ज करो मैं Cl2 ही कह देता हूँ या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देता हूँ, तो वो अगर आके इसके ऊपर रिएक्शन करना चाहेगी तो इसके साथ हिंड्रेस करिए। फर्ज करो अगर कोई चीज आती है और इसने इधर अटैक करना इस जगह पर, तो अब वो अगर इधर से आती है इस तरह, तो वैसे इसकी शेप नहीं होती। अगर इसको मैं अगर करेक्ट शेप में भी बनाऊं तो ये इस तरीके से इसकी असल शेप होती है। ये वाला जो CH3 होता है ये थोड़ा नीचे होता है इस जगह पर CH और 3, और ये इस जगह पर CH3। अब कोई चीज आती है, कोई भी X है, कंपाउंड है X2 या X नेगेटिव, कोई भी आकर इस कार्बन के ऊपर अटैक करना चाहता है तो इधर से आएगा तब भी हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, इधर से आएगा हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, स्टीरिक हिंड्रेंस से कहा जाता है। इधर आएगा ये से रोकने की कोशिश करेगा, इधर से आगे अटैक करेगा तो इधर से भी ये वाला मिथाइल ग्रुप रोकने की कोशिश करेगा, इधर से आएगा ये आगे आ जाएगा रुका। लेकिन इसके पास रुकावट कोई नहीं है, इसमें सारे हाइड्रोजन है। कोई चीज आकर इससे रिएक्शन करना चाहती है इस साइड से भी आगे कर सकती है, इस साइड से भी आगे कर सकती है, इस साइड से भी आगे कर सकती है। लेकिन अगर इसको देखा जाए टेट्रा वाले को जिसके साथ अल्काइल जाते हैं तो अल्काइल स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट किया जाता है, तो रुकावट बन जाते हैं, तो वो चीज आगे रिएक्शन नहीं कर जाती, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारों से इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें से मोस्टली एक MCQ लाजमन बन के आता है। चाहे जिस मर्जी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब भी टेस्ट दो केमिस्ट्री का, तो उसमें या हाइयर जितने भी टेस्ट होते हैं या एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं, एक MCQ लाजमन बन के आता है इसमें से, वो कोई भी एग्जामिनर छोड़ता नहीं है स्टीरियोकेमिस्ट्री में से। तो ट्रांस एल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन्स ड्यू टू द रिड्यूस्ड स्टेरिक इंटरेक्शन। यही चीज़ मैंने जो अभी आप लोगों को बताई कि ट्रांस जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे कि ये वाला जो होता है इसे कहा जाता है सिस, जिसमें दोनों कार्बन एक ही साइड में मौजूद है, इसे कहा जाता है सिस।
ये वाली जो है ये सिस अल्कीन है। इसी तरीके से अगर इधर हाइड्रोजन मैं लगा दूं इस जगह पर, तो ये वाली जो है ये ट्रांस है, ये वाली ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इसमें थोड़ी स्टीरिक कंडीशन ज़्यादा है। सिस में जो है ये जो ट्रांस होती है ये ज़्यादा स्टेबल इस वजह से होती है क्योंकि इसमें स्टीरिक कंडीशन थोड़ी सी कम हो जाती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इस साइड से भी मिथाइल ग्रुप आ गया, इस साइड से भी मिथाइल ग्रुप आ गया, कुछ चीज़ आके इस साइड से टाग करना चाहेगी तो ये वाला मिथाइल ग्रुप रोक लेगा, उस साइड के से आगे टाग करना चाहेगी तो ये वाला मिथाइल ग्रुप रोक लेगा। लेकिन सिस पे कोई चीज़ आकर टैग करना चाहेगी तो नीचे, क्योंकि दोनों साइड में हाइड्रोजन इस साइड में मौजूद है और बल्कि ग्रुप दूसरी साइड में मौजूद है, तो वो वाला जो कंपाउंड होगा वह दूसरा जो होगा वो इस साइड से आकर टैग करेगा, बल्कि ग्रुप वालों की साइड से टैग या अल्काइल ग्रुप वाली साइड से आकर टैग नहीं करेगा, तो वो हाइड्रोजन वाली साइड से आकर टैग कर सकता है। इसलिए सिस जो होता है ये कम स्टेबल होता है, मोर रिएक्टिव होता है। द कार्बन एटम्स लिंक थ्रू द पाई बॉन्ड और sp2 हाइब्रिडाइज। जो कार्बन एटम होते हैं पाई बॉन्ड से जुड़े होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, जैसे हमने CH4 में पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 होती है, और इसी तरीके से यानी कार्बन हाइड्रोजन का एक एस ऑर्बिटल और इसी तरीके से मुख्तलिफ यानी एक S और तीन P मिलके चार हाइब्रिडाइज 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक 1S और 3P जब आपस में मिलते हैं तो 4 sp3 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्रिएट हो जाते हैं। इसी तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें क्या होता है कि एक S और 2P होते हैं और ये फिर 3 न्यू sp ऑर्बिटल्स क्रिएट करते हैं, sp2 और sp2, एक S और 2P मिलके अब 3 नई हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्रिएट करते हैं, sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। इसलिए बेंजीन में जो है वो भी क्योंकि सारे कार्बन के साथ एक अल्टरनेट मतलब सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं, तो इसलिए उस बेंजीन में भी जो कार्बन होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। एंड each carbon atom carries the 3 sp2 hybrid orbital and 1 p orbital। अब अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें तो वो कहते हैं कि 3 sp2 ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, इसमें 1 p ऑर्बिटल है और एक 3 sp2 ऑर्बिटल, 1 2 3 और एक वो कहते हैं p ऑर्बिटल भी है। तो इसीलिए MCQ में ये भी पूछे जा सकते हैं कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें आप लोगों ने लिखना होता है कि sp2 और sp2 and p ऑर्बिटल, sp2 and p। MCQ में ये चीज आ सकती है। The p orbitals can carry the p orbitals overlap to form pi bond and hybrid orbitals form sigma bond due to linear overlap। अब इसमें मुख्तलिफ ओवरलैपिंग होती है, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, मुख्तलिफ ओवरलैपिंग होती है, एक सिग्मा ओवरलैप होता है और एक पाई ओवरलैपिंग होती है। जैसे भी हमने पढ़ा कि sp जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें sp2 और p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, sp2p है ये, sp2 और p, जिसमें 3 sp2 होते हैं और एक p होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर इस तरीके से बॉन्ड हो, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा s की जो शेप, p की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है। मुख्तलिफ जब ग्राफ हम बनाते हैं तो हमने कहा था कि अगर px की बात की जाए तो इसमें py लिख देते थे, इसमें pz लिख देते थे, इसको px कह देते थे, px। और इसी तरीके से अगर पी वाई की बात की जाए तो हम ये पी वाई कह सकते हैं, इसको पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये जरूरी नहीं है कि मैं इसी जगह पे पी वाई बनाने, तो मैं ये जरूरी नहीं है मैं इसी जगह पे पी वाई पुट करूँ, मैं इस साइड पे पी वाई करके उसके ऊपर पी वाई शो कर सकता हूँ। और इसी तरीके से पी एक्स है, ये पी वाई है, और पी जेड को अगर शो करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, पी जेड को इसके ऊपर पी जेड डाल दो, इसके ऊपर पी एक्स, इसके ऊपर पी वाई। इसी तरीके से ये जरूरी नहीं है कि ये पी एक्स ये भी हो सकता है, लेकिन जो क्योंकि असल जो रूल है चलो उसके हिसाब से अगर करो तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसी को पी एक्स कह देते हैं, पी एक्स, और ये पी जेड हो गया और ये पी वाई हो गया। पी की ये शेप होती है, जब वो कहता है इसी तरीके से जो सिग्मा ओवरलैप होता है उसकी ये वाली इस तरीके से शेप होती है सिग्मा ओवरलैप की, तो उसमें ये सिग्मा की ओवरलैपिंग हो रही होती है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसमें ये सिंगल बॉन्ड बन जाता है। और पाई की जब ओवरलैपिंग होती है तो वो ये ऊपर से और नीचे से हो रही होती है, इस तरीके से ये सिग्मा ओवरलैप है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, सिग्मा होता है, और ये जो पाई और कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड के दरमियान होता है। और पाई वाला, अब ये वाला अगर बात की जाए जो डबल बॉन्ड है इसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। इसी तरीके से जब ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए एक सिग्मा होता है
और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इसी तरीके से अगर एक बॉन्ड की बात की जाए तो 1 सिग्मा ही होता है इसमें। ये वाला पी ओवरलैप है तो ये थोड़ी वीक होती है सिग्मा के हिसाब से, क्योंकि सिग्मा जो होती है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है। अब कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की हमने मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी थी, एक अल्कीन की हमने प्रिपरेशन पढ़नी है और एक अल्कीन के रिएक्शंस पढ़ने हैं कि अल्कीन्स कौन कौन से रिएक्शन करती है। एक तो अल्कीन रिएक्शन करती है हाइड्रोजनेशन का, यानी अगर डबल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवा दो तो अल्कीन जो होती है वो अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा चीज़ है अल्कीन के रिएक्शन में यानी अल्कीन की डिहाइड्रोजनेशन आप करवा दें, यानी इसमें से हाइड्रोजन निकाल दें तो फिर ये होता है कि वो अल्कीन जो होती है वो अल्काइन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। एक अब ये तरीका है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, उससे अल्कीन बन जाता है। वो किस तरह? ये एल्यूमिनियम डिहाइड्रेशन के लिए मुख्तलिफ कैटलिस्ट वगैरह इस्तेमाल होते हैं, यानी रीएजेंट्स या कैटलिस्ट कह लो, जिसमें Al2O3 भी आ जाता है। और डिहाइड्रेशन के लिए वाटर निकालने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल होता है, H3PO4 वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं। ये वाटर को निकाल देते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, डिहाइड्रेटिंग रीएजेंट्स होते हैं। तो ये ध्यान में रखने चाहिए कौन कौन से रीएजेंट्स इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके Al2O3 भी होता है। अब वो कह रहे हैं कोई भी अल्कोहल है जैसे कि R हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया और OH है, इधर अगर मैं इसे खोल के रखूँ तो H लिख सकता हूँ। तो इसमें से जब Al2O3 डालो, अल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, और ये डिहाइड्रेशन करता है, ये वाटर को निकाल देते हैं, तो क्या हो जाता है? कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है, CH2 तो ये अल्कीन बन गया, अल्कोहल से अल्कीन बन गया, अल्कोहल से अल्कीन। तो ये भी आ सकता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन लिखो तो आप उसमें भी ये रिएक्शन लिख सकते हो। अगर वो कहता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करो तो उसमें भी ये रिएक्शन लिख सकते हो, क्योंकि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो रही है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर से वाटर निकल रहा है। तीसरा सवाल ये भी बन के आ सकता है कि कन्वर्ट अल्कोहल टू अल्कीन, तो ये चीज़ें सारी बन के आ सकती है। और ये भी आ सकता है राइट द रिएक्शन ऑफ अल्कीन, राइट द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। तो ये 4-5 क्वेश्चन इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो उसके बाद टेम्परेचर की आप लोगों को याद होना चाहिए कि 340 से लेकर 450 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। P4O, अब उसने मुख्तलिफ कंपाउंड दिए गए जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, और उसके बाद P4O10, ये P4O10 जो है फॉस्फोरस ऑक्साइड जो है P4O10, ये सारे मुख्तलिफ कंपाउंड होते हैं, ये सारे डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वाटर को निकालने के लिए। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल इन द ऑर्डर, यानी अब ईज ऑफ डिहाइड्रेशन सवाल जब अब क्योंकि जरी बात है अगर बन गया तो यानी क्योंकि आजकल जैसे कि SLO बेस वगैरह बन के आ रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन वो नहीं पूछते, कॉन्सेप्चुअल जैसे कि पूछते हैं, तो इसमें से वो डायरेक्ट हो सकता है ना कहे कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बताओ। वो MCQ में ये पूछा जा सकता है कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन यानी अल्कोहल का ऑर्डर क्या है, तो उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन आसान होती है सेकेंडरी और प्राइमरी की निस्बत। टर्शरी अल्कोहल जो है वो ये है, अब ये टर्शरी अल्कोहल है, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है ये टर्शरी कार्बन का वो, अब ये वाला जो है इसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है, वो कह रहे हैं इसकी रिएक्टिविटी, इस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इस पूरे मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी ज्यादा है और इस पूरे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है स्टेबिलिटी वो कम है। इसी तरीके से इसी वजह से ये क्या होता है कि H इधर से ये H2 अगर इसी को खोल के लिखूं H2 और H, तो ये क्या होगा, ये इधर से वाटर बन के निकल जाएगा और CH3 इस साइड पे CH2 डबल बॉन्ड आ जाएगा और अल्कीन बन गया, ये अल्कीन बन चुका है, वाटर और वाटर इधर से निकल चुका है, प्लस वाटर बन गया अल्युमिनियम ऑक्साइड डालने पर, और वाटर इधर से निकल चुका है। और ये वाला जो पूरा मॉलिक्यूल है, ये मैंने बताया कि मॉलिक्यूल रिएक्टिव ज्यादा है, वाटर जल्दी निकलेगा बनिस्बत सेकेंडरी और प्राइमरी के। लेकिन इसमें से अगर कार्बोकैटायन की बात की जाए तो जो C+ है CH3 उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और इसकी जो रिएक्टिविटी है वो लेस है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी कम। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो पूरा मॉलिक्यूल है CH3 और कार्बन के साथ अल्कोहल यानी टर्शरी अल्कोहल, ये मॉलिक्यूल रिएक्टिव है, इससे वाटर जल्दी निकलेगा और ये मॉलिक्यूल स्टेबल कम है। लेकिन
इसके जब कार्बोकैटाइन की सिर्फ बात की जाए, कार्बन पॉजिटिव की, तो ये जो कार्बोकैटाइन है ये स्टेबल ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि स्टेबल है तो इसलिए रिएक्शन नहीं करके ये स्टेबल ज्यादा है। क्योंकि जब कोई चीज आगे अटैक करने लगी होगी तो इधर से ये CH3 रोक लेगा, इधर से ये CH3 रोक लेगा, इधर से ये CH3 रोक लेगा। और जहां तक बात इसकी, तो इसमें से CH3 नहीं रोकेगा, क्योंकि जब CH3 रोकने लगेगा तो इसमें से ये सिर्फ हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर निकल जाएगा, इसी CH3 के अंदर से ही निकलेगा। तो इस वजह से अब ये आपको समझ आ गया कि मॉलिक्यूल ऑन द होल ये रिएक्टिव है, और इसकी जो और स्टेबिलिटी, इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम है पूरे मॉलिक्यूल की। लेकिन अगर OH हटा दो, सिर्फ इधर कार्बन पॉजिटिव रह जाए तो वो स्टेबल ज्यादा है, यानी टर्शियरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। यह आपको अब समझ आ गई होगी। तो उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड में से भी वाटर निकल सकता है, यानी बेसिकली यही मुख्तलिफ कंपाउंड है, इसमें से हम टेम्परेचर देते हैं। ये कि जब टर्शियरी अल्कोहल होता है तो हमें 20% सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड देना पड़ता है, जो टर्शियरी अल्कोहल होता है। यानी कम देंगे तो जारी बात है, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है तो जल्दी रिएक्शन कर जाएगा, हमें 20% सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल है तो हमें वो क्योंकि स्टेबल थोड़ा ज्यादा होता है, रिएक्टिव थोड़ा कम होता है, इसलिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट जिसे कहा जाता है, वो हमें 75% यानी ज्यादा चाहिए, यानी 75% चाहिए। और जिसमें टर्शियरी अल्कोहल के लिए हमें वो सल्फ्यूरिक एसिड कम चाहिए। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, इसका क्या मतलब है? डी हाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हैलोजन हटा दो तभी अल्कीन बन जाता है। ये तो एक रिएक्शन था अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए। अब हम पढ़ने लगे दूसरा तरीका अल्कीन बनाने के लिए, अल्काइल हैलाइड से हम अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सवाल ये आ सकता है कि अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाओ, या ये आ सकता है राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, या ये आ सकता है कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड में अंदर लिख देता हूँ RCH, ये हाइड्रोजन है, इधर CH2 और X, ये अल्काइल हैलाइड है। इसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालना है एज इट इज। यही रिएक्शन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़े होंगे, यही जो सेकंड ईयर में हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में बिल्कुल यही सारे रिएक्शन, यानी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की प्रिपरेशन और रिएक्शंस वगैरह, ये सारे के सारे 10th क्लास में भी मौजूद है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालना है तो बेसिकली क्या होता है कि एक वाटर बन जाता है, और ये KX इधर से KBr यानी पोटेशियम हैलाइड इधर से निकल जाता है KX, और वाटर इधर से वाटर आके निकल जाता है H2O प्लस वाटर प्लस बाकी जो बच गया था डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है RCH डबल बॉन्डेड विद CH2, ये अल्कीन बन गया। यानी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्यों? डीहाइड्रो यानी डी यानी निकाल देना, हाइड्रोजन को, और हैलोजिनेशन यानी हैलोजन को निकाल दो। हाइड्रोजन और हैलोजन को निकाला तो हमारे पास पोटेशियम हैलाइड और वाटर और अल्कीन बन गए। और इसमें अल्कोहल जो है ये एज अ वो इस्तेमाल होता है कैटलिस्ट के तौर पर, अल्कोहल इस्तेमाल, यानी अल्कोहल की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। अल्कोहल जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक रिएजेंट है, दूसरा अल्कोहल है, यानी अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम कह सकते हैं, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें ऑन हीटिंग दिया है, यानी हीट करने पर। उसके बाद रिएक्टिविटी की बात की जाए, देयर इज अ रिलेटिवली डिफ्यूज रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अल्कीन एज कम्पेयर टू अल्कीन। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्कीन के अंदर थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हाई डिफ्यूज रीजन ऑफ द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्कीन के अंदर होती है। देयर दिस इज ड्यू टू द पाई बॉन्ड्स इन अल्कीन, यानी अल्कीन के अंदर पाई बॉन्ड होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड क्रिएट बनना है। जब अल्कीन है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, और ये वाला जो है एक पाई बॉन्ड क्रिएट है, एक पाई बॉन्ड है। तो अल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की, यानी बादल वगैरह होते हैं, जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड की अगर बात की जाए तो सिर्फ इधर से एक हाइड्रोजन होगा, इधर से एक हाइड्रोजन होगा, इधर से एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इधर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। लेकिन इधर दरम्यान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई हुई है, इधर इलेक्ट्रॉन के दरम्यान, तो इधर ये क्रिएट पाई ऑर्बिटल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये क्या होता है, इथीन पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो ये मैं आप लोगों को बता चुका, पाई बॉन्ड जरी बात है वीक होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड होता है ये पाई ऑर्बिटल की ओवरलैप की वजह से बनता है। तो लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये डायरेक्ट इस तरीके से बनता है, ये पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, या एस और एस आपस में करते हैं तो ये सिग्मा ओवरलैप बन जाता है। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड होती है स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के दरमियान हो रही होती है। लेकिन पाई जो है ये थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, तो वो थोड़ी वीक होती है पाई की जो होती है। द रिएक्शंस ऑफ द
तो इट, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है तो इट रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक अ पाई बॉन्ड, तो इसलिए पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो अल्कीन जो होते हैं इस वजह से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्केन के भी नस्बत। हैंस द रिएक्शन ऑफ अल्कीन वाज वीकर पाई बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अकर्स। इसमें वीकर पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अकर होती है। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रोफाइल वगैरह आके अटैक कर सकते हैं, ऐड वगैरह हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक की एडिशन होती है। क्योंकि ये जब अल्कीन जो होता है ये एज ए डबल बॉन्ड जब होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ये क्रिएट कर होते हैं। न्यूक्लियोफाइल होता है जो न्यूक्लियस लिविंग होते हैं। न्यूक्लियस लिविंग यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की, जैसे कि Cl नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी ज्यादा होती है। पाई बॉन्ड के पास दो ये एज न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक एक्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल के होते हैं जिसके ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, H पॉजिटिव हो गया, या कोई भी ऐसा कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज हो गया, या ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज हो गया, कोई भी जिसके ऊपर प्लस का चार्ज है उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं। कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज, या ऐसा जिसके साथ कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, ये इधर क्लोरीन मौजूद है, इधर भी क्लोरीन, इधर से भी क्लोरीन, हर साइड से जब क्लोरीन खींच रही होगी तो कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, एक किस्म का रिएक्टिव इंटरमीडिएट वगैरह में पड़ जाता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आकर एक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये बता ये रहा था कि ये न्यूक्लियर कार्बन जो डबल बॉन्ड होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं कि अल्कीन कोई अल्केन इलेक्ट्रोफाइल इसके अंदर आकर ऐड हो सकता है, जुड़ सकता है। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ पाई बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड थ्रू एडिशन एक्शन। तो ये पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है अगर इसके साथ कोई हाइड्रोजन आके जुड़ जाए, यानी हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड करवा दीजिए, यानी अल्कीन जो है ये अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जब इसके अंदर एडिशन रिएक्शन करवाए जाए, यानी हाइड्रोजन ऐड की जाए तो अल्कीन अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि इथेन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम हाइड्रोजन ऐड करवा दें, और निकल प्लेटिनम की मौजूदगी में तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। पहले दो हाइड्रोजन इधर ऑलरेडी मौजूद थे, वो ये वाले एक हाइड्रोजन ये वाला जुड़ गया तो इथेन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। अब ये पाई बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है हाउ वी कन्वर्ट द पाई बॉन्ड इनटू सिग्मा बॉन्ड, ये भी कह सकते हैं अल्कीन को अल्केन के अंदर कन्वर्ट करो। तो इस तरीके से अब रिएक्शंस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ये मैं आप लोगों को अभी बताया, ये जो है ये हाइड्रोजिनेशन जिसका रिएक्शन नहीं है, इसकी रिएक्टिविटी में ही आता है। क्या प्रोसेस इन विच मालिक्यूल हाइड्रोजन का मालिक्यूल ऐड किया जाता है अल्कीन के अंदर कैटलिस्ट की मौजूदगी में एट मॉडरेट प्रेशर जो होता है ये 1 to 5 एटमॉस्फेरिक दिया जाता है। अब मुख्तलिफ प्रेशर के यूनिट्स हैं, एटमॉस्फेरिक है, उसके बाद अब ATM जो है इसी तरीके से प्रेशर का यूनिट पास्कल वगैरह हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ है, टर भी है, TORR टर, ये मुख्तलिफ टेम्परेचर प्रेशर के यूनिट्स हैं प्रेशर के। टू गिव अ सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड को कहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड जो होते हैं ये सिंगल बॉन्ड होते हैं और जो अनसैचुरेटेड होते हैं ये डबल बॉन्ड होते हैं। और ये याद रखने का ये तरीके, सैचुरेटेड में सैचुरेटेड S से शुरू हो रहा है और सिंगल बॉन्ड भी S से शुरू हो रहे हैं, और जो तो इसलिए सैचुरेटेड वगैरह जो है ये आप याद रख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड होता है। इस नॉन एज अ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसलिए कहा जाता है कि ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती है। जैसे कि मुख्तलिफ मेटल्स हैं, निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम ट्रांजिशन मेटल्स हैं, D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D के ऊपर खत्म होती है, जैसे कि निकल, प्लेटिनम वगैरह हो गए। इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड, यानी एक्सोथर्मिक इसलिए कहा गया कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहा जाता है जब 1 मोल ऑफ अल्कीन को हाइड्रोजनेट किया जाए, यानी अगर हम अल्कीन का 1 मोल लें उसकी हाइड्रोजनेशन करें, उसके अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करवाएं तो उससे कहा जाता है जो एनर्जी रिलीज होगी उसे कहा जाता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इस जगह पर हीट रिलीज होगी प्लस हीट रिलीज, हीट एनर्जी कह सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी हमने ये बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है नोबेल गैसेस की वो जीरो होती है क्योंकि उनका आखिरी वैलेंस शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होता, तो इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो नोबेल गैसेस की होती है वो मोस्टली जीरो होती है ज़्यादातर। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यही होती है जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं तो इस साइड पर जो प्रोडक्ट में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का नाम हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। उसके बाद रिएक्शंस
आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन रन निकल। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग निकल एल्युमिनियम अलाई विद कॉस्टिक सोडा, यानी अब उन्होंने किया हुआ 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन के अंदर हम निकल ऐड करें तो वो एसोपेंटेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी एल्कीन बेसिकली एल्कीन की हाइड्रोजनेशन कराई जाए तो वो एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से बेंजीन के अंदर हाइड्रोजनेशन कराई जाए वो साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि ये बेंजीन है, इसकी अगर हम हाइड्रोजनेशन करवा दें H2 और निकल की मौजूदगी में तो ये साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये डबल बॉन्ड है, ये हट जाएगा और इसके साथ ये हाइड्रोजन हट। ये बेसिकली बेंजीन है। बेंजीन आप लोगों को पता है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है। इस तरीके से ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं, कॉन्जुगेशन होती है, प्लेनर है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और इसी तरीके से इसकी हाइड्रोजनेशन जब हमने की है, हाइड्रोजन ऐड करवाया, ये लग एन लगन है ये H हाइड्रोजनेशन, इसके निकल ऐड करवाइए तो ये डबल बॉन्ड हट गया। पहले इसके साथ अगर इसी को तोड़ के लिखें तो एक हाइड्रोजन था इसके अंदर मौजूद था, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, लेकिन जब हमने हाइड्रोजन ऐड करवाई 3H2 बेसिकली ऐड होता है तो इधर भी अब हाइड्रोजन आ चुका हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन, 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 इधर भी, यानी दो हाइड्रोजन आ चुके। पहले एक हाइड्रोजन था, अब ये सिंगल बॉन्ड हट चुके और ये कार्बन दरमियान मौजूद है, कार्बन 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 कार्बन। ये इसे कहा जाता है लाइन स्ट्रक्चर वगैरह, ये वाले जो होते हैं। अब इसी को अगर हम लिखते हैं वैसे तो ये अब लाइन स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें अगर हमने किसी एक में भी अगर ये जो जैसे साइक्लोहेक्सेन है, ये इस साइक्लोहेक्सेन में वैसे ही अगर ये लिख दें तो ये शो कर रही है कि ये दरमियान वाले कार्बन है और इस तरह अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन है। लेकिन अगर किसी एक जगह पे भी आपने कार्बन लिख के छोड़ दिया तो वो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, तो पूरे नंबर सारे आपके जीरो हो जाएंगे। आपने ये शो एक भी कार्बन डाल दी, फिर आपने सारे कार्बन डालने पड़ेंगे और सारे हाइड्रोजन मेंशन आप लोगों ने फिर करने पड़ेंगे। तो ये अब सही होगा। तो ये मुख्तलिफ हाइड्रोजनेशन की हमने बात की। अब अगला वो कहता है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इज यूज इन लेबॉर्ट्री, यानी जो अल्कीन की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है वो लेबॉर्ट्रीज वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है, एज वेल एज इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है। जरी बात है इंडस्ट्रियों के अंदर अल्कीन वगैरह बन रही है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह के अंदर ये वाले मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं। इन इंडस्ट्री इट इज़ यूज फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी फ्राम द वेजिटेबल ऑयल। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये इंडस्ट्री के हिसाब से इसलिए इंपॉर्टेंट कि इसमें वेजिटेबल घी की प्रोडक्शन की जा रही है, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जा रहा है हाइड्रोजनेशन करवा कर। इन लेबॉर्ट्री इट इज़ यूज एज सिंथेटिक एज वेल एज एनालिटिकल टूल, और ये सिंथेटिक और एनालिटिकल टूल के ऊपर भी इस्तेमाल होते हैं लेबॉर्ट्रीज के अंदर। हाइड्रोजनेशन यानी ये भी पता चलाया जा सकता है कि ये कोई चीज़ अल्कीन है या अल्केन है। तो अल्केन की तो हाइड्रोजनेशन और नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम किसी दो कंपाउंड हमें चेक करना है कि ये अल्कीन है या अल्केन है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री वगैरह के अंदर डिस्कस की जाती है कि कोई चीज़ देखने की ये अल्कीन है या अल्केन है, तो आप हाइड्रोजनेशन करा। अगर हाइड्रोजनेशन होगी तो पता चल जाएगा कि वो डबल बॉन्ड बीच में मौजूद था तभी हाइड्रोजनेशन हुई। अगर हाइड्रोजनेशन नहीं हुई तो इसका मतलब है आप कोई जगह बची नहीं थी, पहले सारे फुल थे, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही था ऑलरेडी, तो इसका पता चल जाता है कि ये अल्कीन है या अल्केन है। उसके बाद हाइड्रोजनेशन, इसमें बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने पहले बात की कि रिएक्शन में भी हमने जब डिस्कस की तो हमने रिएक्शन में दो पढ़ा। दो चीज़ हमने ये पढ़ी कि अल्कोहल से हमने अल्कीन बनाया, जब प्रिपरेशन पढ़ी अल्कोहल से अल्कीन बना दिया। उसके बाद डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन के अल्केन से हमने हाइड्रोजन और हेलोजन निकाल दिया। अब दोबारा ये उसका इन्वर्स ही है, हाइड्रोहाइड्रोजनेशन जो है, हाइड्रोहाइड्रोजनेशन जो है ये इसका इन्वर्स है, यानी जिस तरह पहले हमने हाइड्रोजन और हेलोजन को हटा के अल्कीन बनाया था, इसी तरीके से अब दोबारा अगर प्रिपरेशन सही याद की भी है तो ऑटोमेटिकली रिएक्टिविटी खुद ही याद हो जाती है। यानी आप ये देखें प्रिपरेशन में हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोहाइड्रोजनेशन यानी इधर से हाइड्रोजन और इधर से हेलोजन हमने निकाल ली थी। अगर बात की जाए दोबारा मैं इधर लिख देता हूँ कि इधर से हमने बात की थी कि हेलोजन है और हैलाइड है, प्लस हमने KBr डाला था, पोटेशियम डाला था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ क्या हुआ था कि KH निकल गया था और वाटर बीच में से निकल गया था, तो ये वाटर बन गया था और KBr बन गया था और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया था। अब वही ये चीज़ दोबारा कह रहे हैं कि हम अल्केन की इसमें रिवर्स भी जा सकते हैं। मुझे बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमने क्योंकि अब ये पढ़ा था प्रिपरेशन में कि अल्कीन की प्रिपरेशन, अब हम अल्कीन की रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो उसी के अंदर दोबारा ये अल्कीन के अंदर आप लोग ये चीज़ें डाल दें। ये अल्कीन है, इसमें KBr डाला और H वाटर डाला तो क्या बन गया, H इधर इंट्रोड्यूस हो जाएगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हट जाएगा और अल्केन के साथ ये ब्रोमीन लग जाएगा एक,
और एक लग जाएगा OH। अगर हेलोजिनेशन करें एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक Br ऐड हो जाएगा, और बाकी HBr ऐड हो जाएगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलग सेपरेट हो जाएगा। तो ये अल्काइल हैलाइड बन गई, यानी अल्कीन से अल्काइल हैलाइड। जैसे कि हमने पहले अल्काइल प्रिपरेशन में हमने अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाया था, अल्काइल हैलाइड से अल्कीन। अब रिएक्टिविटी में ये बात हमने पढ़ी थी प्रिपरेशन में, रिएक्टिविटी बिल्कुल इसका इन्वर्स है रिएक्टिविटी। उसमें क्या करना है, ये चीज द्वारा अल्कीन से हाइड्रोजन, अल्कीन की हाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन, हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड करवाना है तो वो क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। अल्कीन के अंदर हाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे, हाइड्रोजन और हेलोजन इंट्रोड्यूस करेंगे तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। और ये भी हम लिख सकते हैं कि बुलेटी वगैरह भी हम कह सकते हैं कि इंक्रीज हुई है, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होगी। तो बहरहाल ये तो आप लोगों को पता चल गया कि इसकी रिएक्शंस में ये चीज आ जाती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड इज HI, HBr, HCl। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि HF जो होता है वो वीक एसिड होता है, क्योंकि HF का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है। इसी तरीके से HI का जो बॉन्ड होता है ये वीक होता है, तो H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है। तो HI इसीलिए मोस्ट रिएक्टिव है और गुड एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, अब इन्होंने मैकेनिज्म बताया हुआ है कि किस मैकेनिज्म के थ्रू जो होते हैं। न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करते हैं और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज क्रिएट हो जाता है और X रिलीज हो जाता है। ये वाला रिएक्शन ये बना किस तरह, ये आप इधर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम ये स्टडी करते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक कौन कौन से स्टेप्स बीच में है, कि न्यूक्लियोफाइल कौन था, इलेक्ट्रोफाइल कौन था, किसने किसके ऊपर अटैक किया, तो इंटरमीडिएट दरम्यान में कौन से बने, रीएजेंट्स कौन से थे बीच में। तो आप उन्होंने रिएक्शन बताया कि ये अगर अल्कीन है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और H पॉजिटिव HBr की अगर बात की जाए, HBr की, तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज होगा, तो क्योंकि बॉन्ड तो ये कोवेलेंट है, शेयरिंग की वजह से बना है। हाइड्रोजन ने लूज नहीं किया, हाइड्रोजन क्योंकि जब बॉन्ड बनाते हैं तो आप लोगों को पता है हाइड्रोजन के पास होते ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी कि दो किस्म के बॉन्ड होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बीच में आ गया तो चलो मैं इधर बता ही देता हूँ। HBr का जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाता है या चौथे ग्रुप के जो मेंबर हैं ये बॉन्ड बनाते हैं, तो ये शेयरिंग से बनाते हैं। दो किस्म के बॉन्ड होते हैं, आयोनिक और कोवेलेंट। हाइड्रोजन के पास जब बॉन्ड बनाता है तो ये शेयर करता है। ब्रोमीन का सिर्फ लास्ट शेल ड्रा करूं तो ब्रोमीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ये हाइड्रोजन का हो गया, तो ये शेयरिंग की वजह से है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा होगा क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो ये कोवेलेंट है। हाइड्रोजन जब भी बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट बनाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का आखिरी शेल में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक अपना देता नहीं है, वो शेयर कर लेता है। इसी तरीके से दूसरे पहले ग्रुप के बाकी जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन सिर्फ एक केस में जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है और वो केस है मेटल हाइड्राइड का। जब ये मेटल हाइड्राइड के साथ आ जाता है जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, उसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल -1 का चार्ज होता है क्योंकि लिथियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लिथियम में से दे देता है। लिथियम का डुप्लेट मुकम्मल हो जाता है, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, +1 का चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। एक हाइड्रोजन का अपना होता है और एक लिथियम का, उसके ऊपर -1 का चार्ज आता है लिथियम हाइड्राइड। इस केस में सिर्फ हाइड्रोजन होता है ये आयोनिक बॉन्ड बनाता है और उसमें भी वो -1 का चार्ज आता है क्योंकि हाइड्रोजन लूज नहीं करेगा कभी भी। हाइड्रोजन जब लेगा गेन नहीं करता है, हमेशा -1 का चार्ज होता है जब वो शेयरिंग कर लेता है। इसमें वो मेटल हाइड्राइड के केस में वो गेन करता है, इसकी -1 की एनर्जी होती है, और बाकी केसेस में वो जो है वो फुल इलेक्ट्रॉन अपना लूज नहीं करता बल्कि वो शेयरिंग कर लेता है क्योंकि उसके पास होता ही है एक इलेक्ट्रॉन है। तो HBr के दरमियान जो है बॉन्ड होता है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से HCl बाकी जो दूसरे ग्रुप के मेंबर हैं उनके आखिरी जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और जितने अनपेयर होते हैं उतने वो बॉन्ड बनाते हैं। जैसे बिलफर्ज के मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि हाइड्रोजन की, चलो ये कॉन्सेप्ट बाद में बता दूंगा, जो अल्कीन की जो HBr जो अब चल पड़ा है यही बताता हूँ कि जो जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्ज करो ये जो ग्रुप है ग्रुप
वन है। इसमें जितने भी मेंबर हैं एच, लिथियम, हालिने की नब से फरियाद, जो पहले ग्रुप के जितने मेंबर सारों की वैलेंसी +1 होती है। इनके आखिरी शेल में सारों के एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से अगला जो ग्रुप है बी मग का सर बड़ा, ये थोड़ा नीचे से शुरू होता है बी माँ का। अब इसमें ये दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसके आखिरी सारों के आखिरी शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो पहला रूल, जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि सोडियम हो गया, पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ लास्ट डाल किया जाए। बी बेरिलियम, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी तरीके से फ्लोरीन की बात कर ली जाए, फ्लोरीन 9वें ग्रुप से 7वें ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हेलोजन है, इसके आखिरी शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, पहली बात उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी बात, जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके जितने अनपेयर होते हैं उतने वो बॉन्ड बनाते हैं। अब फ्लोरीन के पास अनपेयर 1 है तो बॉन्ड ये 1 बनाएगा। मैग्नीशियम, अब इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मैग्नीशियम के साथ OH2 लिखा होता है, मैग्नीशियम डाइक्लोरीन लिखा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम Cl2। इसी तरीके से सोडियम के साथ आपने देखा होगा 1 लिखा होता है Cl, क्योंकि सोडियम के पास 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वो 1 ही बॉन्ड बनाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। इसके पास 1 लूज करना आसान है, 1 लूज कर देगा क्लोरीन, 1 गेन कर देगा। मैग्नीशियम के पास 2 फालतू हैं, वो 2 लूज कर देगा, और 7 जो लगी हुई हैं वो 1 गेन कर लेंगे। अब मैग्नीशियम के पास 2 फालतू हैं, ये 2 दे देगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है तो मैग्नीशियम 2 लूज कर देता है, ऑक्सीजन 2 गेन कर लेता है। फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7वें ग्रुप से इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर कितने, 1, जितने अनपेयर होंगे उतने वो बॉन्ड बनाएगा, इसलिए फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है। और इसी तरीके से वैसे नोबल गैसेज होती हैं वो इनर्ट होती हैं, वो आखिरी शेल उनका कंप्लीट होता है, वो रिएक्शन नहीं करती। लेकिन फिर भी जो ये भी MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं मान के कि फ्लोरीन की किसी नोबल गैस से रिएक्शन होता है या नहीं, तो कंडीशन वगैरह अप्लाई की जाए तो जीनॉन फ्लोराइड बनता है। जीनॉन फ्लोराइड यानी जीनॉन फ्लोराइड जो नोबल गैस जीनॉन होती है, जो फ्लोरीन से रिएक्शन करती है, हालांकि नोबल गैस से नेट होती है वो रिएक्शन नहीं करती, लेकिन उनका फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जा सकता है, जीनॉन फ्लोराइड। तो ये बनता है कंपाउंड। उसके बाद ये मैं मुख्तलिफ था, बीच में कॉन्सेप्ट आ गया था। अच्छा जी, मैं क्या ये रहा था कि इनका रिएक्शन में आप लोगों को बताया था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर करेगा अटैक। अगर इसे देखा जाए तो HBr पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसके ऊपर अटैक करके बॉन्ड टूट के इसके ऊपर चला जाएगा। कार्बन ये वाला इसके साथ पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, ये कार्बोकैटायन बन गए, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, इसने 1 हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लिया, और Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये वाला Br जाए इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, तो कार्बन के साथ H और इस साइड पे Br आ गया, H। अब ये डबल स्टेप रिएक्शन हुआ है। तो जब डबल स्टेप रिएक्शन होता है तो होता क्या कि जब सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है तो 100% इन्वर्जन होती है, इसे कहा जाता है SN2। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप 1 स्टेप होता है, सिंगल स्टेप 1 स्टेप SN2 टाइप होती है। 1 स्टेप रिएक्शन होता है, बाय मॉलिक्यूलर है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स आप रिएक्शन कर होते हैं, सेलेर होते हैं रिएक्टर में, ये वाला भी और वो वाला भी। तो 1 स्टेप रिएक्शन होता है, और ये 100% इन्वर्जन होती है, 100% इन्वर्जन। और जो SN1 रिएक्शन होता है, SN1 यूनिमॉलिक्यूलर है, एक रिएक्शन हिस्सा दे रहा होता है, जो रिएक्टेंट होता है सिर्फ वही मेन चीज हिस्सा कर होता है, और यूनिमॉलिक्यूलर होता है, और 2 स्टेप होता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, और 50% इन्वर्जन होती है और 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा जाता है। अब हुआ ये था कि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने HBr, ये पोलैरिटी क्रिएट हुई है, पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज है, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के ऊपर अटैक मारेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ब्रोमीन के ऊपर चला जाएगा, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर प्लस का, क्योंकि उसके में से एक बॉन्ड टूट चुका है। उसके बाद ये ब्रोमीन नेगेटिव वाला एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक मारेगा और इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, और ये अल्काइल हैलाइड बन गया। तो ये रिएक्शन की मार्कनिकॉव रूल। अच्छा, अब एक मार्कनिकॉव रूल है कि वो कहता है कि जब हम कोई भी
HBr, इसमें तो HBr अगर हम ऐड करते हैं कोई भी, तो हाइड्रोजन किसके साथ ऐड होगा? HBr। अगर दो कार्बन हो कोई भी, तो हाइड्रोजन किस कार्बन के साथ, यानी फर्ज करें इसमें तो चलो दोनों, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है, और इसके साथ भी दो दो हाइड्रोजन है। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि ये HBr जब हम ऐड करेंगे तो H किसके साथ, कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा, और ब्रोमीन किस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा? इसमें तो चलो दोनों तरफ दोनों कार्बन के साथ एक ही चीज है, ये सिमेट्रिकल है। इस साइड से तोड़ो फिर भी वही चीज है, इस साइड पे तोड़ो फिर भी वही चीज है। तो HBr अगर हम ऐड करते हैं तो इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि Br जो है वो इस कार्बन के साथ आगे जुड़ा है, इसके साथ क्यों नहीं जुड़ा? तो ये वाला चीज है, ये मरकज निकाल जरूर है। वो ये कहता है कि ऐसे जब HBr हमने ऐड करवाना हो तो हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद है। फर्ज करो इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन, तो आप इसके अंदर HBr ऐड करवाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अब जो H है वो उसके साथ जुड़ेगा जिसके साथ ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद है। तो अब इसमें मैं पहले बता दूं कि दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि इधर से जब बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इधर आ गया और इधर दो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी थे, और एक Br इधर आगे जुड़ गया। या ये हो सकता है कि इस कार्बन के साथ Br इस कार्बन के साथ आगे जुड़े 1 के साथ, तो इसके साथ हाइड्रोजन आकर जुड़े, और इसके साथ CH3। अब मार्कर निकाल जरूर कहता है कि जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद है वो इस कार्बन के पास है, तो हाइड्रोजन उसके साथ जाके जुड़ेगा। तो वो कह रहे हैं ये वाला प्रोडक्ट ठीक बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। तो मार्कोनिकॉव रूल का मैकेनिज्म क्या है कि ये किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है? ये वाला क्यों नहीं बनता? Br इधर क्यों नहीं जुड़ता? हाइड्रोजन उधर जाके जुड़ेगा जिधर ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद है, दो हाइड्रोजन मौजूद है, इधर कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो उसने दिया ये कि होता यूं है कि ये जो अल्कीन होता है, अल्कीन ये होता है, ये अल्कीन ये ब्रोमीन के साथ करता है रिएक्शन Br2, तो इस तरीके से आके ब्रोमीन जुड़ जाता है, ब्रोमोनियम आयन बन जाता है। फिर एक और ब्रोमीन जो होता है वो आकर अटैक करता है इस साइड पर, एक साइड पर करता है। अगर इस दोनों साइडों पे हाइड्रोजन ले लो, ये मार्कोनिकॉव का उसका मैकेनिज्म बता है। तो ये इस साइड पर अटैक करता है और ये वाला ब्रोमीन, एक ब्रोमीन आगे इस तरह जुड़ जाता है ब्रोमीन, और ये वाला बॉन्ड टूट के इस साइड पे आ जाता है, इधर ब्रोमीन आगे जुड़ जाता है। ये CH2 Br2 और Br2। इसी तरीके से द टेस्ट इज अप्लाइड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, यानी ये वाला जो टेस्ट होता है ये अप्लाई होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, के किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर हमने डबल बॉन्ड की प्रेजेंस देखनी हो तो हम तब भी ये वाला टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर आगे इसके मुख्तलिफ रिएक्शन है। अल्कीन के अंदर हेलो हाइड्रेशन भी करा सकते हैं, यानी हेलोजन और वाटर ऐड करवा के एक साइड पे। जब भी अब हेलो हाइड्रेशन में क्या होता है, जब हेलो हाइड्रेशन होती है तो इसमें हाइड्रेशन निकला है वाटर से, हेलो निकला है हेलोजन से, और हाइड्रेशन निकला है वाटर से। हेलो हाइड्रेशन हम करवाते हैं। अब जब भी हेलोजन और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं, हेलोजन और वाटर, तो एक HX बनता है और एक HOX बनता है, एक HX और एक HOX बनता है। तो ये मुख्तलिफ होते हैं, इससे हेलो हाइड्रेशन कहते हैं। अब ये फर्ज करो कि एक अल्कीन है, एक अल्कीन के अंदर हमने ये दोनों चीजें डाली, X2 डाला और वाटर डाला, तो अब एक के साथ X लग जाएगा, X लगेगा, एक के साथ OH लगेगा। ये हाइड्रोजन था, इधर OH लगा। अब पहले जब हमने हेलोजिनेशन की थी तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ, जब हमने हाइड्रो हेलोजिनेशन की थी तो हमने सिर्फ HBr डाला था, HCl डाला था, तो तब एक जगह हाइड्रोजन बना था और एक जगह पे एक साइड पे जाकर हाइड्रोजन जुड़ा था और एक साइड पे हेलोजन जुड़ा था जब हमने HX डाला था। अब हम HX नहीं डाल रहे, हम X2 और वाटर हेलो हाइड्रेशन कर रहे हैं। इसमें हम हाइड्रेशन भी कर रहे हैं
और हेलोहाइड्रेशन और हेलोजन भी ऐड करवाना है, हेलोहाइड्रेशन। तो उसमें HX जाके नहीं जुड़ेगा, वो सिर्फ हेलो हाइड्रो हेलोजिनेशन में था, H और X जुड़ा था। अब हम कर रहे हैं हेलो हाइड्रेशन, उसमें एक कार्बन के साथ X आके जुड़ेगा और एक साइड पे OH आके जुड़ेगा, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं HX और HOH बनते हैं, तो X जाके इस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा और एक OH जो है वो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। उसके बाद इपॉक्सीडेशन, इसका एक और जो है रिएक्शन है वो भी देख लेते हैं। इपॉक्साइड बन जाते हैं, पर एसिड सच एज पर ऑक्सी एसिड एंड पर ऑक्सीबेंजोइक एसिड डायरेक्टली टू फॉर्म ऑक्साइड। अब ये क्या करता है कि अल्कीन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड विद CH2, अल्कीन के साथ फिनाइल COOH। वैसे अगर COOH हो तो वो बेंजोइक एसिड बन जाता है, अगर PHCOOH हो तो वो बेंजोइक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों को पता है ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है जिसमें वो स्टडी किए जाते हैं। तो ये पर ऑक्सी एसिटिक एसिड है, पर ऑक्सी एसिटिक एसिड और पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। ये रिएक्शन करता है एल्कीन के साथ और इपॉक्साइड बना देता है। होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन होता है, एक तो इधर बेंजोइक एसिड बन जाता है PHCOOH, ये बेंजोइक एसिड, जैसे इसका अगर फार्मूला लिखा जाए तो ये COOH बेंजोइक एसिड और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये जो होता है ये एक ऑक्सीजन जो है, या ये वाली कह लो या ये वाली ये फिर आगे आइसोटोपिक लेबलिंग के अंदर देखी जाती है कि इनमें से ये वाली ऑक्सीजन गई है या ये वाली ऑक्सीजन गई है या ये वाली ऑक्सीजन गई है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर स्टडी करना होता है, ये देखने के लिए इनमें से इन तीनों में से कौन सी ऑक्सीजन होती है। फिर वो किसी एक ऑक्सीजन को आइसोटोपिक लेबलिंग कर देते हैं, एक ऑक्सीजन को O18 वाला डाल देते हैं, फिर वो देखते हैं कि ये वाली ऑक्सीजन गई है या ये वाली या ये वाली। बहरहाल फिलहाल हम ये जनरल रिएक्शन पढ़ते हैं कि ये क्या होता है कि ये एक CH3 और इस डबल बॉन्ड के साथ एक आके ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाता है, जो कि ये होता है, और ये इपॉक्साइड बन जाती है। और ये 3 मेंबर रिंग जनरेशन भी हो, जिसे कहा जाता है कि 3 मेंबर रिंग जनरेट हो गए, यानी 3 मेंबर रिंग। ये भी हो सकता है अल्कीन जो है ये इपॉक्साइड कन्वर्जन ऑफ अल्कीन टू इपॉक्साइड भी हो सकती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ पर ऑक्सी एसिटिक एसिड विद अल्कीन्स। तो उसके बाद ओजोनोलाइसिस, ओजोन रिएक्ट विग्रेसली विद अल्कीन टू फॉर्म अनस्टेबल मोनोजोनाइड एट रिएक्शन स्पॉन्टेनियस टू फॉर्म ओजोनाइड। अब ये आप लोग देख रहे हैं कि कितने ज्यादा रिएक्शन है, जैसे कि ये इपॉक्साइड बना है, इसी तरीके से अल्कीन का मैं रिएक्शन इधर लिख देता हूँ कि अल्कीन और जब ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं उसमें भी यही होता है, ये इधर इस साइड पे ये बन जाता है मोनोजोनाइड, यानी O3 है ना, तो ये एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ये 5 मेंबर रिंग जनरेट हो गया, इसे 5 मेंबर रिंग कहा जाता है। 5 मेंबर इसे कहा जाता है मोनोजोनाइड। लेकिन ये अनस्टेबल होती है, ये फौरन रीअरेंजमेंट कर देती है और रीअरेंज होकर ये वाला एक ऑक्सीजन ऊपर चला जाता है। अगर इसी के अंदर ऑक्सीजन, यानी अगर हम नीचे देख दें तो एक ऑक्सीजन ऊपर चला जाता है और बाकी एक ऑक्सीजन नीचे रहता है, और दरमियान से ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। मैं इसे दोबारा ऊपर करके लिख देता हूँ, इसको आप इरेज कर देते हैं। यानी ओजोनोलाइसिस का कौन सा रिएक्शन है, अल्कीन जब रिएक्शन करता है ओजोन से तो एक सालों से पहले मोनोजोनाइड बनता है, 5 मेंबर रिंग बन जाता है, लेकिन ये होता है अनस्टेबल है, जिसकी वजह से एक ऑक्सीजन ऊपर चला जाता है, इधर से बॉन्ड टूट जाता है कार्बन कार्बन का, और एक इधर से ऑक्सीजन बन जाता है, और ये एक दोबारा 5 मेंबर रिंग ही रहती है। लेकिन ये वाला कार्बन बारह टूट जाता है, ये रीअरेंज होकर, रीअरेंजमेंट का ये साइन होता है कि ये रीअरेंज होकर उसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है और ये ओजोनाइड बन जाता है। और ये आप लोगों को पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड रहते थे, ये अंडरस्टैंड 2 हाइड्रोजन इधर मौजूद है, 2 हाइड्रोजन इधर मौजूद है। अब एक रिडक्शन ओजोनाइड, ओजोनाइड अनस्टेबल, ये भी वो कहता है कि अनस्टेबल होते हैं, जैसे हमने बात की कि ये अनस्टेबल है, इसी तरीके से ओजोनाइड ये भी अनस्टेबल है, ये भी, और हर चीज अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करती है, हर चीज चाहती है कि अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो होता यूं है कि इधर से ये बॉन्ड टूटता है और इधर से भी ये बॉन्ड टूटता है, तो ये 2 फॉर्मल्डिहाइड बन जाते हैं, HCHO इसका ये फार्मूला होता है, फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि अल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये ओजोन हमने डाली, वो पहले मोनोजोनाइड के अंदर कन्वर्ट हुई, फिर ओजोनाइड के अंदर कन्वर्ट हुई, फिर ये फॉर्मल्डिहाइड, यानी इसे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन भी कहा जाता है, FGI फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। ये रेट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़नी पड़ती है, रेट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये वाली रेट्रोसिंथेसिस होती है, उसमें हम जैसे कि आप लोग आगे जा रहे हो उस रेट्रो में हमने ये पढ़ना पड़ता है, ये रेट्रो का साइन ये होता है, ये कंपाउंड किससे मिलकर बन के आया होगा।
तो इसमें ये होता है कि इसमें तो हम ये पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के, ये अल्कीन ने रिएक्शन करके ये बनाया। उसमें हम ये इस तरीके से पढ़ते हैं कि ये वाला जब है बेंजीन है तो इसका इधर नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका मतलब ये किसी किस से बन गया होगा, ये बेंजीन से बन गया होगा। तो इसमें हम ये करते हैं कि ये इसका मतलब है कार्बन नाइट्रोजन की इधर करते हैं डिस्कनेक्शन के, ये कार्बन नाइट्रोजन की डिस्कनेक्शन हुई है और ये बेंजीन हुई है। ये सारी की सारी नाइट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ये नाइट्रो बेंजीन है, इसका मतलब है ये वाला नाइट्रो जो है ये बेंजीन से बन के आया हुआ होगा। बेंजीन के अंदर हमने कार्बन नाइट्रोजन की डिस्कनेक्शन करवा दें, फिर ये बेंजीन है। तो फिर हम ये इस तरीके से करते हैं। फिर हम इसकी भी फंक्शनल आर्गुमेंट करनी है, यानी रेट्रो करनी है। फिर हम कहेंगे कि ये जो बेंजीन है ये हो सकता है साइक्लोहेक्सेन से बन गया हो। तो इस तरीके से हम फॉरवर्ड मूव करते हैं कि ये चीज किससे बन गई। बारह ये फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन है कि एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि अल्कीन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, फॉर्मेल्डिहाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। दो फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास बन चुके हैं। तो एक अब आखिरी रह गया पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन के पॉलीमर क्या होते हैं। पॉलीमराइज इज अ प्रोसेस इन विच द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी जो छोटे मोनोमर होते हैं एक यूनिट होते हैं वो कंबाइन होकर मिलकर पॉलीमर बना देते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। सब्सटेंस ऑफ प्रोड्यूस आर कॉल्ड पॉलीमर, उन्होंने पॉलीमर्स कहा जाता है। अब प्रेशर इथीन को उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉलीइथीन के अंदर या पॉलीइथाइलीन के अंदर। इसी के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं कि वो क्या होता है, यानी इधर से हमने अगर मुख्तलिफ कंपाउंड डाले एन डाले, यानी बहुत सारे मुख्तलिफ अल्कीन डाले CH2 मुख्तलिफ 5 चीजें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डाले अल्कीन में इथीन के, उसके वो कन्वर्ट हो जाएगी CH2 कार्बन कार्बन के दो डबल बॉन्ड है वो सिंगल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक एन कंपाउंड इस तरीके से आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए होंगे। इसे कहा जाता है पॉलीइथीन या पॉलीइथाइलीन। ये शापर वगैरह जो होते हैं और मुख्तलिफ पॉलीथीन शीट्स वगैरह होती हैं और ये सब सारे पॉलीमर होते हैं। जैसे कि पॉलीमर बहुत बड़ी केमिस्ट्री की इंडस्ट्री है जैसे जिसमें सारे पाई वगैरह शापर वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह प्लास्टिक वगैरह ये बन सकते हैं। अब उन्होंने इंटरेस्टिंग बताई है कि मुख्तलिफ चीज़ होती हैं जो गुड अच्छी क्वालिटी की जो पॉलीथीन है वो बनाई जाती है। इथीन इज पॉलीमराइज, जब इथीन की पॉलीमराइजेशन की जाए इन द प्रेजेंस ऑफ अल्युमिनियम ट्राइएथाइल अल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। उन्होंने कहा जब ये चार जो चीजें अल्युमिनियम ट्राइएथाइल ET3 प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इसकी मौजूदगी में जब पॉलीमराइजेशन की जाए तो बहुत अच्छा वो पॉलीमर बनाते हैं। तो ये यानी टाइटेनियम कैटलिस्ट के तौर पर भी और अल्युमिनियम वगैरह और टाइटेनियम वगैरह ये कैटलिस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये पॉलीमराइजेशन के लिए अच्छे पॉलीमराइजेशन कैटालिटिक एजेंट्स हैं। उसके बाद एक टॉपिक रह गया कॉन्जुगेशन का, उससे फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में फिर आइसोमेरिज्म वगैरह डिस्कस करेंगे। कॉन्जुगेशन लास्ट टॉपिक है, ये आप देख लें। कॉन्जुगेशन क्या होती है? कॉन्जुगेशन ये होती है कि जब कार्बन कार्बन का अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड आज उन्हें कहा जाता है कॉन्जुगेशन। तो और वो स्टेबिलिटी भी क्रिएट करती है। जैसे फर्ज करें अगर ये कार्बन है, ये सिंपल कार्बन, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। इसी तरीके से अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी नो कॉन्जुगेशन है। तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं हुई, कॉन्जुगेशन नहीं हुई। कॉन्जुगेशन जो होती है ये स्टेबिलिटी क्रिएट करती है। अगर ये अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, फिर डबल बॉन्ड विद कार्बन, ये अब क्या हो गया, ये जो है ये कॉन्जुगेशन क्रिएट हो चुकी है। इसे कहा जाता है कॉन्जुगेशन और ये स्टेबिलिटी क्रिएट करती है। कॉन्जुगेशन जितनी ज्यादा होगी वो स्टेबिलिटी क्रिएट करेगी। इसी तरीके से ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जैसे कि बेंजीन, ये इसी वजह से स्टेबल होती है क्योंकि अल्टरनेटिव में सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये रेजोनेंस वगैरह करते हैं। फिर ये क्योंकि करते हैं, ये वाला बॉन्ड इधर आता है, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाता है, कार्बन के दरमियान इधर डबल बॉन्ड होता है, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर ये रिवर्स मूव करे, यानी इसी कंपाउंड को मैं दोबारा बनाऊं तो ये वाला कंपाउंड इधर मूव करता है और डबल बॉन्ड ये वाला इधर मूव करता है। जब और इसको फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन के ऊपर सिंगल बॉन्ड, उसके ऊपर प्लस का चार्ज, और ये वाला जब इधर जाएगा तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज। तो ये जो होती है ये स्टेबिलिटी क्रिएट करती है। ये इसे कहा जाता है रेजोनेंस। कंजुगेशन जितनी ज्यादा होगी वो बॉन्ड रेजोनेट करते रहते हैं। ये वाला बॉन्ड इसीलिए इधर जाता है, ये वाला बॉन्ड इधर जाता है, ये वाला बॉन्ड इधर जाता है, तो वो स्टेबल होते हैं। क्योंकि जब बॉन्ड आपस में रेजोनेंस कर रहे होंगे तो किसी चीज को मौका ही नहीं मिलेगा कि ऊपर ये इसके ऊपर आके अटैक करे, और इस वजह से ये स्टेबल होती है। लेकिन जब बॉन्ड रेजोनेंस ना कर रहे हो, अपनी जगह पर मौजूद हो, तो फिर वो स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि बॉन्ड अपनी जगह पर मौजूद होते हैं। और बॉन्ड जब अपनी जगह पर मौजूद होते हैं तो फिर वो आसानी से वो रिएक्शन हो जाते हैं। लेकिन जब आपस में रेजोनेंस हो रही हो तो वो
बॉन्ड अवेलेबल ही नहीं होते रिएक्शन के लिए, तो फिर उसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है रेजोनेंस की वजह से, बेंजीन भी इसी वजह से स्टेबल होती है। और मुख्तलिफ एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो होती है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है, उसके बाद प्लेनर होना ज़रूरी है, उसके बाद ये प्लेनर होती है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको कंपाउंड्स को एरोमेटिक वगैरह भी कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं, तो इसी वजह से फिर इनका जो मुख्तलिफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर डिस्कस किया जाए IR और UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह, तो उसमें फिर ये वगैरह देखा जाता है कि हाइपरकंजुगेशन, फिर बाथोक्रोमिक इफेक्ट और इप्सोक्रोमिक इफेक्ट वगैरह, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो जो ग्राफ होता है वो किस जगह पर आता है, तो ये मुख्तलिफ है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह समरिज्म इससे आगे डिस्कस करेंगे।